बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग को आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का है वो कंप्लीट, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आप लोग जो देते हैं वो क्लास 10th का, आज आप लोग को हम मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि आखिर पूरा साल जो आप लोग पढ़िएगा तो पूरा साल में मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो वो सभी चैप्टर का आज हम देखेंगे कि क्या कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर में कौन कौन चीज़ सब है, किसका किसका अध्ययन आप पीछे करके आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोग के सिलेबस का चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कॉपी निकाल के आप लोग लिख लीजिएगा सिलेबस को। और पूरा साल का टारगेट जो है आपको मैथमेटिक्स में जो 100 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होता है, और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि स्कोर करना चाहें तो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू से हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन सब चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से, सभी कंसेप्ट को समझेंगे, थ्योरी को पूरा डिटेल में समझ करके, और फिर सभी सवाल को क्या करेंगे, बेसिक लेवल से सवाल को हायर लेवल तक क्या करेंगे, क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी के अनुसार अभी सिलेबस को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका साइड से जो मैथमेटिक्स का जो और क्वेश्चन सब लेंगे और बनाएंगे, वो आपको आलोक प्रकाशन का जो बुक है, आलोक का मैथमेटिक्स आता है क्लास 10th का, वो बुक से सवाल सब लेकर के करेंगे। उसके बाद आपको जो गणित बोध आर एस अग्रवाल का जो आता है ना, तो आर एस अग्रवाल अंग्रेजी में था, तो उसका अब हिंदी वर्जन भी आ गया है, तो उसका क्या करेंगे, तो उस सब सवाल को क्या करेंगे उसमें, तो थ्योरी को देख करके पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार सभी कंसेप्ट को समझ के, और जो भी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाते हुए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो आप लोग को ज़रूरत होगा तो उस अनुसार से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग भी घर पे बनाइएगा। अलग अलग अपना मैथ आलोक का रखिएगा, दासगुप्ता का भी आता है। उसके बाद आर एस अग्रवाल का जो गणित बोध है हिंदी वर्जन आया है। आप लोग को हिंदी में मैथ, हिंदी इंग्लिश से लैंग्वेज से कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको कठिन लगेगा तो खास करके बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा सा कठिनाई आती है अंग्रेजी को देख करके, तो हिंदी वाला भी गणित बोध आ गया, तो सवाल सब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सब है। तो कंसेप्ट को, थ्योरी को बढ़िया से पढ़ के और उसके बाद सभी सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को हम सिलेबस बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और इस चैनल पर जो आप लोग को है कंप्लीट पूरा जो है इस बार आप लोग का पूरा सिलेबस इसमें रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, तो इसको ध्यान से आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस अनुसार से आप लोग को जब भी वीडियो डालेंगे तो सेशन आप लोग का 1 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो सब अपना 1 मार्च से शुरू होगा तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा, और फिर आप लोग अपना कंटिन्यू 1 मार्च से स्टडी शुरू करेंगे अपना नया सेशन का, और फिर सिलेबस को करेंगे बढ़िया से। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, आज हम 10th वाले का सिलेबस को कर देते हैं पूरा। इसके बाद आज जो है इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को देखना है। तो इसमें देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर आता है। सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, क्लास 9th में है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपको जो पढ़ना है इसमें बहुपद पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद चौथा चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण, द्विघात
समीकरण। पहले एक बार देख लीजिए पूरा कौन कौन सा चैप्टर है, उसके बाद हम सभी चैप्टर में कौन कौन चीज का अध्ययन करना है उसको कर देंगे चर्चा। द्विघात समीकरण, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद पांचवा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो शॉर्टकट में बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिभुज। छठा चैप्टर पढ़ना है त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल्स। इसके बाद सातवां चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति बोलते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति, तो कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद आठवां चैप्टर जो है, आठवां चैप्टर है आप लोग का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसके बाद है आप लोग को नौवां चैप्टर जो है, नाइन्थ वाला चैप्टर, नाइन्थ का जो चैप्टर है वो है आप लोग को ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या उसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, या इसको हम ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं, ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना है, और 10वां चैप्टर है सर्कल, वृत्त। 10वां चैप्टर है सर्कल, वृत्त। इसके बाद देखिए 11वां चैप्टर जो है, 11वां चैप्टर जो है वो है रचनाएं। कौन सी? रचनाएं, रचनाएं, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये रचनाएं जो आपको 11वां चैप्टर जो है, ये नए सिलेबस के अनुसार आप लोग को मैथमेटिक्स में से ये चैप्टर को छाट दिया। ठीक है, लेकिन अपने सबको रचना को भी पढ़ना है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही था, लेकिन नया सिलेबस के अनुसार देखिए छांट दिया इसको। ठीक है, लेकिन अपने सबको पढ़ना है इस चैप्टर को भी। इसके बाद देखिए 12वां चैप्टर जो है, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बाद 13वां चैप्टर जो है, 13वां चैप्टर है आप लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद 14वां चैप्टर जो है वो है आप लोग को सांख्यिकी, तो कहते हैं एस्थेटिक्स। का 15वां चैप्टर जो है, जो आप लोग का आखिरी चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो है प्रायिकता। कौन चीज? प्रायिकता। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से ये आप लोग का 15 चैप्टर जो देख रहे हैं, ये 15 चैप्टर आप लोग को स्टडी करना है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं। इसके बाद सीबीएसई के अनुसार तो उसका कुछ चैप्टर सब अपना और भी, लेकिन अपने सब के अनुसार जो बिहार बोर्ड का जो है बीएसईबी सिलेबस, ये क्लास 10th बीएसईबी सिलेबस। अपना बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 चैप्टर जो आपका देख रही है कि वास्तविक संख्या, इसमें बहुत सारे चैप्टर आप लोग का लगभग चैप्टर है आप लोग क्लास 9th में जो पढ़े हैं, तो सभी के सभी मैक्सिमम चैप्टर आप लोग का रिलेट करता है एक दूसरे से, ठीक है। उसका वहाँ पे इंट्रोडक्शन कर हो चुका है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि आप देखिए वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आप लोग का वहाँ पे संख्या पद्धति के नाम से क्लास 9th में जो स्टडी करते हैं, संख्या पद्धति के नाम से पढ़ते हैं। संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण से उसका पूरा डिटेल में अध्ययन वहाँ करते हैं, ठीक है। कैसे संख्या रेखा सबको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। यहाँ पे हमको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या, जैसे वास्तविक संख्या दो भाग में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और फिर परिमेय संख्या का आगे का जो भी है उसका दशमलव प्रसार सब जानेंगे। उसके बाद सिद्ध करने के लिए रहता है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब √2 जो है अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + 2 √2 जो है अपरिमेय संख्या है, वो सब सिद्ध करने के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम वही परिमेय अपरिमेय के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, उसका चर्चा करेंगे। उसके बाद है बहुपद। बहुपद भी आप क्लास 9th में पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्लास 9th में बहुपद में सिलेबस क्या पढ़े हुए हैं कि क्लास 9th में आपको पूरा बेसिक से आपको दिया हुआ है कि बहुपद क्या है। बहुपद को दो आधार पे बांट देते हैं, पद के आधार पे, घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले बहुपद। घात के आधार पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उस वाले भी आप जानते हैं, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। तो इन सब का क्लासिफिकेशन करके आप वहाँ पे पूरा उसका कि किस रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये सब आप लोग अध्ययन वहाँ पर भी किए हुए हैं। इसमें फिर से हम करेंगे इसका टोटल का करके। इसके बाद यहाँ से वहाँ तो गुणनखंड तक कर लेते थे और उसके बाद शून्य सम निकालने का जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको बहुपद जो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे शून्य ज्ञात करके फिर आगे का कंसेप्ट जो है शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, फिर उन दोनों का जांच कैसे करेंगे, ये सब यहाँ पे हम जानेंगे। और शून्यक दिया हुआ रहेगा तो फिर शून्यक दिया हुआ है तो वहाँ से बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो सब यहाँ पे क्या करेंगे। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज केवल आपको, 2 या 3 एक्सरसाइज है बहुपद में, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। इसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। यहाँ देखिए योग में लिखा हुआ, क्लास 9th में जो आप पढ़े हैं चैप्टर, वहाँ पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो केवल एक समीकरण दिया हुआ रहता था, जैसे कि उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही उसी का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे योग मतलब समीकरण जो रहेगा वो पेयर में रहेगा, मतलब जोड़ा में रहेगा, तो उन दोनों का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे ग्राफ खींचते थे, एगो समीकरण रहता था, उसका ग्राफ खींचते थे तो एगो सरल रेखा गुजरती थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, तो उसका हम आलेख खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो समीकरण, वहाँ एक को का खींचते थे, यहाँ पे दो समीकरण रहेगा, एक ही आलेख पर दो ग्राफ खींचेंगे, दो समीकरण का खींचेंगे, तो ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की अलग अलग विधि है, जैसे आलेखीय विधि है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है। इन सब विधि का हम अलग अलग से क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपको एक तरह से इसमें बहुत मतलब एक तरह से बड़ा एक्सरसाइज है, 3.1 से शुरू होता है, तीसरा चैप्टर है, 3.1 से लेकर के 3.6 तक, ठीक है। तो एक्सरसाइज चैप्टर बड़ा ही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद यदि आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो फिर द्विघात समीकरण को समझने में ज़्यादा दिक्कत
नहीं होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण में भी फिर यहाँ पे सब तो बहुपद से प्राप्त चर राशि के मान को हम शून्यक कहते हैं, समीकरण से प्राप्त चर राशि के मान को मूल कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। ठीक है, उसके बाद फिर यदि मूल दिया हुआ है तो उसका समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे वो सब जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का सत्यापन करेंगे। उसके बाद है विवेचक या विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो। उसके बाद यहाँ पे हम मूलों की प्रकृति कि जब विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, मूल की प्रकृति और वास्तविक होगा। 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक एवं समान। तो ये मूलों की प्रकृति सब पढ़ेंगे। इसके बाद है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको एपी कहते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें हम जानेंगे कि किसी एपी का पहला पद क्या है, उसके सार्वंतर क्या है। उसके बाद इसमें किसी एपी का एनवां पद क्या होता है, उसके बाद एन पदों का योग क्या होता है, वो सब यहाँ पे हम जानेंगे। कोई भी सीरीज दिया हुआ है 2+2+2 इस प्रकार से, या 2 4 6 8 इस प्रकार से सीरीज आपको दिया हुआ है तो उन सब का योग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, या 2 4 6 8 इसका 20वां पद क्या होगा, इसका चौथा पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, ये सब ज्ञात करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज में आप लोग क्लास 9th में भी त्रिभुज पढ़े हैं। ये चैप्टर आपके लिए एपी जो है ये नया है, इसका चर्चा अभी तक आप लोग नहीं किए थे। अब त्रिभुज, त्रिभुज का चर्चा बढ़िया से किए हुए हैं क्लास 9th में। तो वहाँ पढ़ते हैं सर्वांग समता के बारे, यहाँ पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम जिसके वैसे ज्यामितीय आकृति जिसके अंग क्या हो, सभी अंग आपस में बराबर हो, सर्वांग सम हो। समरूप मतलब जिसका रूप समान हो, जिसका रूप क्या हो, समान हो, जो देखने में दूर से लगे ही कि दोनों का रूप एक समान है, दोनों एक समान है मतलब रूप समान है मतलब समरूप हो गया। तो उस समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ सर्वांग 9th में पढ़े थे सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता कसौटी क्या है। अब है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या सब पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कि कोई भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए तो उसके लिए हम दो अक्ष की मदद लेते हैं, मूल बिंदु की मदद लेते हैं। अब दो अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति जो ज्ञात करते हैं यहाँ पे, तो मूल बिंदु से एक अन्य बिंदु तक का दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने का विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालने के लिए सीखेंगे, निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये चैप्टर भी आपके लिए नया ही है। उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का बहुत ही इस चैप्टर खास करके क्लास 10th के लिए आपको त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका फार्मूला यदि सबको समझ में, फार्मूला यदि समझ में आ गया, फार्मूला जब याद रहता है तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। कितनों सवाल बनाते रहिए तो कभी मन नहीं भरेगा इस सवाल, इस एक्सरसाइज के सवाल से कभी आपको बोर फील नहीं होगा इस चैप्टर को। यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके थोड़ा सा आप कंसस होकर के पढ़िएगा तो बोरिंग फील इस चैप्टर में नहीं होगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जैसे इसमें मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच का संबंध सब के बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात सब। उसके बाद है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, वही ऊंचाई और दूरी सब ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में। उसके बाद है वृत्त। वृत्त का भी आप लोग क्लास 9th में डिटेल में अध्ययन किया हुआ है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। 9th में तो आपको थ्योरम सब भी 10 को 12 को थ्योरम सब उसमें था, लेकिन यहाँ पर आपको वृत्त में केवल 2 थ्योरम पढ़ना है। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो कि इसमें 2 ही थ्योरम दिया हुआ है कि किसी स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वह लंब होता है, और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। तो ये 2 थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी थ्योरम भी इस पे नहीं है, बस सवाल सब कुछ है। उसके बाद रचनाएं। तो रचनाएं 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी। यहाँ पर भी कि किसी रेखाखंड को विभाजित कीजिए, किसी रेखाखंड को इतना अनुपात इतना में, 2:4 में, 4:5 में, 6:7 में, ऐसे कहेगा रेखाखंड को। रेखाखंड दे दिया, उसको बांटिए। कभी कहेगा कि इतना इतना मतलब तीनों भुजा की लंबाई दे देगा, और कहेगा त्रिभुज की रचना कीजिए, वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कैसे बनाएंगे तो वो रचना में सीखेंगे कि किसी वृत्त पर कैसे एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, किसी समकोण त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, समबाहु त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, वो रचनाएं में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वृत्तों से संबंधित जो भी क्षेत्रफल है, तो वृत्तों से संबंधित, अब यहाँ आप लोग देखिए एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये लाइट लगा हुआ है, ये भी एक सर्कुलर लाइट है ना, एक वृत्ताकार लाइट है। तो इसका भी कहेगा कि अब इसका क्षेत्रफल बताइए कि इस तरह के। तो वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा, तो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आपको बनता है, जैसे त्रिज्यखंड,
वृत्त खंड आता है, लघु त्रिज्य खंड आता है, दीर्घ त्रिज्य खंड आता है। उसके बाद आपको एक दो घड़ी वाले आएगा, घड़ी जो आपको देख रहे हैं उसमें सुई, तो मिनट वाले सुई द्वारा कह देगा 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में। मिनट वाले सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए, घंटे वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए, सेकंड वाले सुई द्वारा। तो इस प्रकार से तो उससे संबंधित जो भी वृत्ताकार अपने दैनिक जीवन में उपयोग होता है तो उन सब से संबंधित यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसका परिमाप, चाप की लंबाई बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, वो सब। अब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी डिटेल में पढ़े हुए हैं क्लास 9th में कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक। छिन्नक 9th में वैसे नहीं है आप लोग को, तो वहाँ पे घन, घनाभ, बेलन, शंकु यही सब था, गोला, अर्धगोला, यहाँ पे आपको वो सब तो है ही साथ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो कंबाइन हो गया, तो वहाँ पे अलग अलग सेपरेट था, यहाँ पर अब दो सॉलिड क्या हुआ, तो कंबाइन हो गया। कभी आपको घन ले लिया और घन पे ऊपर से एक अर्धगोला रख दिया, कभी घन के ऊपर एक घन को दूसरे घन के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पे दो ठोसों का संयोजन, दो ठोसों का खास करके संयोजन से संबंधित, संयोजित करके दो ठोस को आपस में सटा करके रख देंगे या दोनों को। तो इस प्रकार से जब दो ठोस को संयोजित करेंगे तो उसका कहेगा कि क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, फिर उसका आयतन बताइए कितना होगा। तो ठोसों के संयोजन से संबंधित यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब बनता है इसमें भी। सांख्यिकी का आप पढ़े हुए हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़ा का तो पढ़िए लिए हैं। वर्गीकृत आंकड़ा में भी क्या होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, सब ये सब आप लोग ज्ञात करने के लिए सीखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको माध्य जैसे बताया जाएगा, तो 3 विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा का खास करके यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसे माध्य ज्ञात करने का होता है तो 3 विधि होता है, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है, इस प्रकार से। उसके बाद बहुलक ज्ञात करेंगे, उसके बाद माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इन सब चैप्टर से उसके बाद संचयी, बारंबारता, वक्र या त्वरण, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सब ज्ञात करेंगे। ओके, उसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, आप लोग बढ़िया से, ये भी 9th में तो इसे आपको इंट्रोडक्शन ही दिया, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायिकता का थोड़ा सा डिटेल में और भी क्या करेंगे, अध्ययन। प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी भी घटना को घटने की संभावना कितना है, कोई भी घटना, तो उसकी संभावना जो होती है, तो कोई भी घटना को घटने की संभावना कितना, यदि कोई भी घटना की घटने की संभावना निश्चित है कि आप कंफर्म है कि यह घटना घटित हो ही जाएगा, तो उसके लिए उसकी चांस कितना होता है, 100% चांस बनता है, तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। कोई भी घटना घटने की प्रायिकता नहीं। अब सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है, तो ये तो 100% श्योर है हम सब कि सूरज जो पूरब में उगेगा, कितना चांस है कि सूर्य पूरब से उगेगा, तो सूरज पूरब से उगता है, इसका चांस तो 100% चांस है, मतलब प्रायिकता उसकी कितनी होगी, 1 हो गई। अब कहेंगे कि कभी कि सूरज पूरब में डूबेगा, ये होगा, सूरज पूरब में डूबेगा, ये नहीं होता, सूरज पश्चिम में डूबता, तो सूरज पूरब में डूबेगा, इसकी कितनी % चांस है, तो 0% चांस है, मतलब इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता का जो मान होता है वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको और भी ढेर सारे सब कंसेप्ट है। एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता कितना है, हेड आने की चांस कितना है, और टेल आने की चांस कितना है, तो हेड आने की चांस भी 1/2 होता है और टेल आने की चांस भी, मतलब हेड, और जितना हेड आने की चांस है उतना ही टेल आने की भी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से प्रायिकता का इस तरह, एक सिक्का को उछालेंगे, 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, 4 सिक्का को, इस प्रकार से आप लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा रहता है उस पर 1 से 6 अंक तक अंकित रहता है, तो वो सब भी इसमें पासा सबसे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान सब है, पूरा मैथ वो कोई कठिन नहीं है, और बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को हर एक आसान से आसान पहले थ्योरी करा करके, हर एक कंसेप्ट करा करके, और आपको बढ़िया से सबका सब क्वेश्चन, सब चैप्टर का बढ़िया से थ्योरी कराने के बाद आपको हर एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन ले करके, 2 क्वेश्चन ले करके, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आप लोग को कराएंगे। बेहतरीन तैयारी आपका सबसे सरल भाषा में होगा बिहार बोर्ड वाले के लिए खास करके। तो इनको बढ़िया से आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिए और चैनल को बढ़िया सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी आपको वीडियो, हम 1 मार्च से वैसे आपका सेशन शुरू होगा, वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और बढ़िया से आप लोग कंटिन्यू लगातार अपना लगे रहिए और पूरा कोर्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर आपको मैथ की समस्या जो भी है अभी तक का वो दूर हो जाएगा। आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर हम करा देंगे। क्लास 7th, 8th, 9th और 10th, ये चारों क्लास आपको साथ में 11th और 12th का होगी, लेकिन उसकी थोड़ा लेट से क्लास शुरू करेंगे। खास करके 7th, 8th, 9th और 10th की जो
सिलेबस है, ये आपको सेशन 1 मार्च से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से आप लोग अपना 1 मार्च से अभी तक जो भी आप लोग हैं अपना इधर कर लीजिए, लेकिन 1 मार्च से आप लोग कंटिन्यू इस सेशन को अपना पूरा कीजिए। धन्यवाद।